हेलो, डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है भारत विभाजन के लिए जिम्मेदार या गुनाहगार कौन था। ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिससे भारत का विभाजन किया गया? क्या भारत के विभाजन को टाला जा सकता था, और अगर नहीं तो क्यों? इन सब बातों पर कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध का माहौल था। 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। जापानियों का खतरा बढ़ गया था। गांधी जी ने डू एंड डाई की नारा दे रखा था। कैबिनेट मिशन भी उसी घबराहट में आ गई थी। भारतीय परिवेश में कुल मिलाकर के चारों तरफ से एक ऐसा दबाव पड़ गया था ब्रिटिश सरकार पर कि उसे भारत को आजाद करने के लिए एक माहौल तैयार करना था। मगर इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दो गुट दो दिशाओं में चल रहे थे। परिणाम स्वरूप 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे बनाने के बाद तत्कालीन गवर्नर जनरल को यकीन हो गया कि अब भारत को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना संभव नहीं, या अंग्रेजी शासन इस पर लादना संभव नहीं। अब भारत को एक भी रखना संभव नहीं। भारत को पाकिस्तान और इंडिया के रूप में दो पार्ट में बांटना मजबूरी हो गया था। आइए जानते हैं कि इसे कौन कौन से कारण थे। क्या इसके लिए नेहरू जिम्मेदार थे, गांधी जिम्मेदार थे, या मौलाना आजाद जिम्मेदार थे, या माउंटबेटन जिम्मेदार थे, अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल नीति जिम्मेदार थी, या सांप्रदायिक दंगे जिम्मेदार थे? ऐसे तमाम छोटे छोटे कारण थे जो मिलकर के एक बड़ा कारण बन गया जिससे कि भारत को दो टुकड़ों में बांटना पड़ा। इसको हम क्रमबद्ध रूप से कुछ इस तरह से व्यक्त करते हैं। जैसे पहले हम लेते हैं ब्रिटिश सरकार की नीति, डिवाइड एंड रूल की नीति। ब्रिटिश शासन की नीति 1857 से ही हिंदू और मुसलमानों को, जो 1857 की क्रांति में एक होकर के युद्ध किए थे, अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि इनको डिवाइड किए बगैर भारत पर लंबे समय तक शासन करना शायद संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का पालन किया। फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों में दूरियां बढ़ने लगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के एवज में उसके प्रतिपक्ष में सर सैयद अहमद खां को मिलाकर के यह बताना कि मुसलमानों का हित कांग्रेस के मंच से नहीं है, यही डिवाइड एंड रूल के नीति का एक दुष्परिणाम था, जो 1905 में बंगाल विभाजन और 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट में जाकर के देखने को मिलता है। दूसरे, मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास को भी मानते हैं, जिसमें धीरे धीरे मुसलमानों को यकीन हो गया था कि हम हिंदुओं के संरक्षण में बहुत अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकते। जैसा कि जिन्ना ने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा विचार है कि विभाजन एक आवश्यक है, पर हम उन हिंदुओं पर विश्वास नहीं कर सकते जिन्हें 1938-39 में जो हमारे साथ हुआ। आप चले जाएंगे, आपका सेंस अंग्रेजों के लिए था कि आप चले जाएंगे तो हम सदैव के लिए उनकी कृपा पर आश्रित हो जाएंगे और हमारे लिए कोई स्थान नहीं बचेगा, हमारा दमन किया जाएगा, यह नितांत भयानक होगा। ऐसा डर जिन्ना के मन में था और जिन्ना ने इस बात को उद्धृत किया है कॉलिंस और लेपियर्स ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ 43 पर। बाद में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भी इस बात का उल्लेख किया कि यदि जिन्ना की अपनी बीमारी के कारण 2 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई होती तो मेरा विचार है कि हम भारत को एकीकृत रख सकते थे। और वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने इस एकीकरण को असंभव बना दिया। ये कोई और नहीं बल्कि माउंटबेटन कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी इस संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान के वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन लॉर्ड मिंटो थे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में ही सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी पहली बार। इसलिए इसकी जड़ में जाते हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद जी। P.E. रॉबर्ट्स ने भी लिखा है कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति ने विशेष समुदायों में भेद उत्पन्न कर दिया और उनके हितों का मेल असंभव कर दिया। यहाँ विशेष समुदाय से तात्पर्य रॉबर्ट्स का है हिंदू और मुसलमान से। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के पृष्ठ 572 पर किया है। थॉमसन ने भी लिखा है कि कतिपय सरकारी पदाधिकारी पाकिस्तान के विचार के प्रति बड़े उत्साहित दिखते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक एनलिस्ट इंडिया फॉर द फ्रीडम के पृष्ठ 59 पर इस बात का उल्लेख किया है। अब हम एक और पॉइंट लेते हैं, कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति क्या नीति थी। तो भारत के विभाजन के लिए कुछ कांग्रेस की नीतियां भी उत्तरदायी थी। मुस्लिम लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उनके गलत मांगों को भी मान लिया था। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं,
1916 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से समझौता कर लिया और पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार की चीजें कांग्रेस की मुस्लिम लीग के प्रति एक विभाजन की ओर बढ़ा हुआ कदम हम मान सकते हैं। जैसा कि लाल बहादुर ने लिखा है, डॉक्टर लाल बहादुर ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि कांग्रेस ने लीग के प्रति तुष्टीकरण की नीति को अपनाया। इस प्रकार न चाहते हुए भी उसे निरंतर बढ़ते हुए दावे के लिए प्रेरित किया। मुसलमानों को खुश करने के लिए उत्सुकता में उसने अपने सिद्धांतों की बलि दे दी। इस तरह का स्टेटमेंट डॉक्टर लाल बहादुर ने दिया है और इसे उद्धृत भी किया है थॉमसन के इन लिस्ट ऑफ इंडिया फॉर फ्रीडम के पृष्ठ 59 से। और सबसे महत्वपूर्ण कारण में जो हम बताएंगे वो है जिन्ना की हठ धर्मिता। जिन्ना बहुत जिद्दी था और इस बात को ब्रिटिश वायसराय भी मानते थे। तो अंग्रेज की नीतियां जो थी वह भी इसके लिए काफी जिम्मेदार थी। जैसा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है कि मुझे इस बात का घमंड था कि मैं लोगों को सही और उचित कार्य करने के लिए तैयार कर लूंगा, परंतु जिन्ना के मामले में कुछ भी करना संभव नहीं था। उसने अपना मन बना लिया था पाकिस्तान के लिए, कोई भी शक्ति उसे हिला नहीं सकती थी। ऐसा कोई और नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि जिन्ना के मामलों में मैं असफल हो गया। ये भी कॉलिंस एंड लेपियर्स की पुस्तक है, इसे पेज 42 पर उल्लेखित मिलता है। लॉर्ड माउंटबेटन आगे लिखते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक होशियार, एक अच्छी तरह शिक्षित, इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपना मस्तिष्क बंद कर सकता है। तब मुझे अनुभव हुआ कि जब तक वह जिंदा है तब तक कुछ नहीं हो सकता। वह अकेला व्यक्ति था जिसने ऐसा करने के लिए मुझे मजबूर किया, यानी भारत को बांटने के लिए मजबूर किया। ये रही जिन्ना की कुछ जिद। अब हम आते हैं कुछ सांप्रदायिक दंगों का भी उल्लेख। 1946 में 16 अगस्त 1946 की बात है, जब मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बनाई गई और इस डायरेक्ट एक्शन डे के दिन बहुत बड़ी हिंसा हुई। इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए, हिंदू मुस्लिम दंगे भीषण हो गए। आचार्य कृपलानी कहते हैं कि इस भयानक दृश्य को देखकर इस समस्या के संबंध में मेरे विचार बहुत प्रभावित हुए। मैं सोचने में विवश हो गया कि विभाजन ही समस्या का एकमात्र विकल्प है। डायरेक्ट एक्शन डे एक तरह से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन इस बात को मानते भी हैं कि इसका समाधान केवल जिन्ना के पास था, जिससे गृह युद्ध रोका जा सकता था, यानी कि सांप्रदायिक दंगे गृह युद्ध की तरफ तेजी से बढ़ चुके थे। इसके अलावा कांग्रेसी विचारधारा भी कुछ हद तक भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। कांग्रेस प्रारंभ में भारत विभाजन के घोर विरोध में थी, इसमें कोई दो राय नहीं। माउंटबेटन ने भी बताया कि विभाजन के विचार से कांग्रेसी नेता सहमत नहीं थे। गांधी जी तो खुद घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा भी था कि विभाजन मेरे लाश पर से होगा, अर्थात वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थे कि भारत का विभाजन किया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन ने यहां तक भी कहा कि कुछ भी हो जाए उन्हें भारत के विभाजन के विषय में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। ये सब बातें थीं, लेकिन जब आए दिन जिन्ना की जिद, सांप्रदायिक दंगे और संसदीय व्यवस्था का न चलने देना, जगह जगह प्रशासनिक अक्षमता को देखते हुए सरदार पटेल ने मान लिया कि मैंने यह अनुभव किया कि यदि हम विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं तो भारत अनेक टुकड़ों में बढ़ जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे कहते हैं कि मैंने अनुभव किया कि हमारे देश में एक के बजाय अनेक पाकिस्तान बढ़ जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ये भी कहते हैं कि रोज रोज के सर दर्द से सर कटाना श्रेयस्कर है, इसलिए विभाजन को हम स्वीकार करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी कहते हैं कि मुझे तो गांधी से बड़ी उम्मीद थी, मगर बाद में इनके दबाव में गांधी जी भी मौन हो गए। और अंत में नेहरू, पटेल, माउंटबेटन के इस विचार को स्वीकार कर लिए कि भारत को विभाजित कर दिया जाए।
गोविंद पल्लभ पंत जी तो यहां तक कहते हैं कि आज हमें पाकिस्तान और आत्महत्या में से किसी एक को चुनना होगा, इसलिए हमने पाकिस्तान चुन लिया। और अंत में माउंटबेटन के संदर्भ में कुछ बातें करना चाहेंगे कि भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए जो माउंटबेटन भारत में गवर्नर जनरल एंड वायसराय बनकर के आए थे, भारत आने के कुछ समय पश्चात ही उन्हें यह महसूस हो गया कि भारत का विभाजन अनिवार्य हो गया है, क्योंकि उन्होंने देखा कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ मिलकर के काम करना लगभग असंभव हो गया है। लॉर्ड माउंटबेटन ने यहां तक स्वीकार किया कि भारत की स्थिति ऐसी हो चुकी मानो हम किसी ज्वालामुखी पर बैठे हों। ये सारी बातें इस बात को तय करती है कि किसी भी कीमत पर भारत को पाकिस्तान बिना बांटे, बिना विभाजित किए पाकिस्तान के रूप में आजाद करना, स्वतंत्र करना लगभग कठिन हो चुका था। कांग्रेसी नेता इसलिए भारत विभाजन के लिए तैयार हो गए। अंततः खून के आंसू रोते हुए भारतीय नेताओं ने इस कठोर निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिया और अंततः 15 अगस्त 1947 के दिन भारत के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो विभाजन के दंश के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं, विभाजन के दंश के लिए कोई एक स्थिति और परिस्थिति जिम्मेदार नहीं, बल्कि विभाजन के दंश के लिए अत्यधिक रूप से तत्कालीन परिस्थितियों में विश्व युद्ध को देखते हैं, कांग्रेसी गतिविधियों को देखते हैं, सुभाष बाबू की बाहर की गतिविधियों को देखते हैं, ब्रिटिश सरकार पर जो दबाव देखते हैं, भारत के अंदर जो सांप्रदायिक हिंसा को देखते हैं, इन सब को देखते हुए और सबसे बड़ी बात जिन्ना के जिद को, हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन को पता है कि जिन्ना टीबी के मरीज हैं और बहुत अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन जिन्ना की जिद सफल रही और भारत दो टुकड़ों में बट गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।